नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भारत सूरज और आपका बहुत स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज पर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है आपका शहर, आपका रिपोर्टर यानी कि आपसे जुड़ी खबरों को, हर उन खबरों को रिपोर्टर्स के माध्यम से और ज्यादा जानकारियों के साथ आप तक पहुंचाने का, जिससे कि आप खबरों को और खबरों के अंदर की कहानियों को और अच्छे से समझ सके। एक तरफ जहां कल एग्जिट पोल आए हैं, 400 के पार का दावा कर रही है बीजेपी, और एग्जिट पोल भी बता रहा है कि 350 के आसपास तो बीजेपी लेकर आ ही रही है। एनडीए फिर से मजबूती में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसको लेकर विपक्ष की जो अब कहा सुनी है, विपक्ष की जो बयानबाजियां हैं वो भी तेज हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये मोदी का एग्जिट पोल है, ये मीडिया का एग्जिट पोल है। लड़ाई यहां पर देखिए मीडिया से भी कर रहे हैं वो राहुल गांधी। कह रहे हैं, सिद्धू मूसेवाले का गाना तो सुना है आपने, 295 उतनी सीटें आएंगी। तो लग रहा है कि एग्जिट पोल के आने के बाद 400 बनाम 295 की पूरी लड़ाई हो गई है। क्या कुछ कहना इस एग्जिट पोल पर राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे का, सब सुन लीजिए आप। राहुल जी, एग्जिट पोल हुआ, एग्जिट पोल को लेकर एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे। ये एक जनता की सर्वे है। इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 295। पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि 295 सीटें आएंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी फिर से दिल्ली से मेरे साथ, जो मेरे पास जुड़ चुके हैं। राकेश जरा ये बताइए, समझाइए, 400 बनाम 295 की लड़ाई क्या है? सब लोग कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है 295 सीटें तो आ रही हैं, क्या जानकारी है वहां पर? देखिए भारत, बात ये है कि एग्जिट पोल के नतीजे और एग्जैक्ट पोल के नतीजे आमतौर पर जो पिछले 5 चुनावों का देखा गया है वो समतुल्य होता है, लगभग बराबर होता है। अब विपक्ष ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि 295 सीट हम लाएंगे, ये दावा करने लगे हैं, लेकिन 400 पार यहाँ तो तमाम एग्जिट पोलों में दिखाया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि बीजेपी और एनडीए के तमाम सहयोगी दल जनता तक पहुंची है और वहां पहुंचकर जो है अपनी बातें रखी है। लेकिन विपक्ष को अब अपनी कमजोरी और नाकामयाबी पर बात नहीं करना है। बात क्या करना है कि मीडिया का ये एग्जिट पोल है, पीएम मोदी का ये एग्जिट पोल है, इसके पीछे की मेहनत वो लोग नहीं देख रहे। पीएम मोदी अकेले 200 से ज्यादा रैली कर देते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 21 दिनों का चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया और इसी के साथ आज अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल, ईडी की गिरफ्त में है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की मोहलत दी थी। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इस चलते उनको चुनाव प्रचार करने की मोहलत मिली थी, लेकिन आज वो मोहलत खत्म हो गई। आज अरविंद केजरीवाल वापस तिहाड़ जाने वाले हैं। उससे पहले अरविंद केजरीवाल संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे, उससे पहले राजघाट भी गए। सियासत में गांधी की अपनी एक जगह है। और क्या हो गया जो शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो यही कह रहे हैं कि ये उनको फंसाने की साजिश है। अरविंद केजरीवाल देश में तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन गौरतलब यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले एक याचिका भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि 7 दिनों की अतिरिक्त मोहलत उनको मिल सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई चारा नहीं बचा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल अब वापस तिहाड़ जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पर तमाम नेताओं का? अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहना है, पहले वो सुन लीजिए। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी। 21 दिन कल पूरे हुए। अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं।
मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया। कि अरविंद केजरीवाल को जो सजा दी जा रही है वो सजा सिर्फ इस बात के लिए दी जा रही है कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं आजादी के बाद जिन्होंने जनता के लिए काम किया, दिल्ली वालों के लिए काम किया। किसी ने सपने में नहीं सोचा था बिजली फ्री हो सकती है, वो सपना सच करके दिखाया केजरीवाल ने। दिल्ली की सियासत में शराब क्या घुली है, अब सियासत सलाखों के पीछे है, सरकार सलाखों के पीछे है। मुख्यमंत्री केजरीवाल चुनाव प्रचार के बाद वापस तिहाड़ पहुंच गए और पूरी इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राकेश के पास आपको हम सीधे लिए चल रहे हैं। राकेश, बहुत स्वागत है आपका भी। और आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक चीज बताइए, सियासत सलाखें तो अपनी जगह है, 21 दिनों के लिए बाहर थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में प्रचार किया उन्होंने, गुजरात गए, अलग अलग जगह गए, पंजाब गए। क्या लग रहा है आपको, अरविंद केजरीवाल अगर 21 दिनों तक बाहर रहे हैं तो उसका चुनाव पर कोई असर भी पड़ा है कि नहीं? उनके बाहर में मौजूदगी रहने से, प्रचार करने से कोई नई ऊर्जा आई हो विपक्ष के गठबंधन में? भारत इसे ऐसे समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल जब तक सलाखों के पीछे थे और जब वो 21 दिनों के लिए बाहर आए तो लगातार फ्रंट फुट पर वो इंडी गठबंधन को आगे ले जाने की कोशिश में जुटे रहे। दिल्ली की 7 सीट हो या पंजाब की 13 सीटें या गुजरात हो, अरविंद केजरीवाल हर उस जगह पर पहुंचे जहां वो पहुंच सकते थे और लोगों को संबोधित कर सकते थे। यूपी भी पहुंचे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब उन्हें सरेंडर करना पड़ा है। चूंकि अदालत का ये आदेश था और आदेश के खिलाफ वो जा नहीं सकते थे, तो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाइयों, आप एग्जिट पोल के नतीजों को मत देखिए, आप अंतिम परिणाम को देखिए और अंतिम परिणाम तक आपको डटे रहना है। सियासी संदेश देते हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि अंतिम बैलेट पेपर से जो मिलान होगा उसकी गिनती होने तक आप लोग डटे रहिएगा और इस तानाशाही के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसे आगे बढ़ाते रहिएगा। तो केजरीवाल जब जेल से राकेश, एक चीज और भी है कि कह रहे हैं केजरीवाल के साथ साथ तमाम विपक्ष के नेता तो यही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर ध्यान मत दीजिए, मनोबल बनाए रखिए, हमें तब तक डटे रहना है जब तक कि अंतिम परिणाम नहीं आ जाते। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जब तक सर्टिफिकेट नहीं ले लेते जीत का तब तक आप लोग सजग रहिए। लेकिन एक और बात मुझे बताइए जरा, कानूनी चीज है ये, केजरीवाल देखिए 21 दिनों के मोहलत पर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर अब भी सुनवाई देने से इनकार कर दिया है। क्या लग रहा है आपको, आने वाले समय में केजरीवाल क्या इस शराब के शिकंजे से बाहर निकलकर आ पाएंगे? हालांकि चुनाव के दौरान भी वो यही कह रहे थे दिल्ली में कि अगर आप वोट दीजिएगा झाड़ू को, इसका मतलब समझिए कि आप केजरीवाल को मजबूत कर रहे हैं, केजरीवाल फिर बाहर रहेगा। लग रहा है आपको कि बाहर आ पाएंगे आने वाले कुछ समय में? इसमें भारत 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो शराब कितनी हानिकारक है ये आम आदमी पार्टी भुगत रही है, केजरीवाल जी भी समझ रहे हैं, चूंकि कानूनी शिकंजे में वो फंस चुके हैं। बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया है इस पर, तो अब जो कोर्ट सुनवाई करेगा उसी के बाद पता चलेगा। बहुत शुक्रिया राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए निषाद समाज के कार्यक्रम में, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। होते इसलिए इस तरह के ये आयोजन निषाद समाज के तरफ से हर साल होत रहे और सभी बंधु मन के मोर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे निषाद समाज उत्तरोत्तर विकास करते रहे, ये मैं आज ये कामना करत हूं। और कोई भी समाज ला आगे बढ़े बर हमार लड़का लड़की मन के शिक्षा के बड़ा आवश्यकता होते, और इसलिए समाज के बंधु मन से मोर यह आग्रह हो ही कि हमन ला अपन बेटा बेटी मन ला खूब पढ़ाना है। खाली नौकरी मिल जाए कर बर नहीं, हमार विद्वान मन कहीन है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मानव ला अगर कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा खाली नौकरी पाए के माध्यम नहीं है, बल्कि अच्छा से समाज सेवा करे बर, अच्छा से राजनीति करे बर, अच्छा से खेती बाड़ी करे बर, अच्छा से व्यापार करे बर, कोई भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और समाज से मोर आग्रह हो ही
कि सब ला अपन बेटा बेटी ला स्कूल भेजना चाहिए और पढ़ाना लिखाना चाहिए। और आज हमन देखा था कि कोई भी समाज के विकास में ये नशापान एक तो बड़ा बाधक हो थे। अब आप मन के निषाद समाज में कितना है मोला मालूम नहीं है, लेकिन कई समाज आज ये नशापान हर बर्बाद कर दे थे। तो थोड़ा माता पिता मन के दृष्टि भी अपन बाल बच्चा के ऊपर में होना चाहिए। आज हमारे युवा मन ज्यादा नशाखोरी के तरफ जात हैं और आज एक कारण से घर में कलह हो जाते। कई ठन अपन माँ बाप ला मार पीट देते हैं, अपन माँ बाप के हत्या तक कर देते हैं। तो हमला थोड़ा माता पिता ला अपन बाल बच्चा मन के तरफ निगरानी करना चाहिए कि हमारे लड़का लड़की मन कहाँ जात हैं, कहाँ के काकर साथ में बैठत है उठत हैं। ये सब ला हमला देखना पड़ी, तभी हमारे समाज आगे जाके विकास करही। और चूंकि आप 10:30 बजे से बैठे हो और भारी धूप भी पड़त है, नौतपा के धूप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केवट समाज के वार्षिक अधिवेशन में पहुंचे हुए थे और तमाम निषाद समाज के लोगों से कह रहे थे कि शिक्षा पर ध्यान देना है, पढ़ाई लिखाई करनी है। माता पिता को भी कहा है कि बच्चों का खासा ख्याल रखिए, क्योंकि अपराध और आतंक के राह पर जो है आजकल के बच्चे चल रहे हैं। बहुत अहम चीज़ कह रहे थे वो, बहुत समाज के लिए बहुत उन्मुखी चीज़ कह रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ से आपको अब सीधे लिए आते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सियासत इस वक्त उफान पर है। एग्जिट पोल के आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में कमलनाथ ने एग्जिट पोल को लेकर बयान दिया है, सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि लोकसभा का मतदान पूरा हो गया है, लेकिन आगामी 4 जून को मतगणना का काम किया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने मतगणना के लिए सजग और तैयार रहने के लिए कहा है। साथ ही साथ जो राजगढ़ से बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी भाजपा पर तंज कसा है, एग्जिट पोल पर तंज कसा है। कहा है कि अगर एग्जिट पोल सटीक है तो बताइए कितने लोग जो एग्जिट पोल में सर्वे के लिए आए थे। ऐसे एग्जिट पोल को मैं नहीं मानता हूं। अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि सजग रहिए, सचेत रहिए। 4 जून तक हमें बहुत सजग रहना है, किसी भी घपले घोटाले में एग्जिट पोल को नहीं जाने देना है। इस पूरी खबर पर मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधे अंचल के पास पहुंच रहे हैं। अंचल, हमें बताएं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तरफ से जो तमाम बयानबाजियां की जा रही है एग्जिट पोल पर, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में समीकरण नहीं फिट बैठ रहे हैं क्या कांग्रेस के लिए? देखिए भारत, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी ना जाने किस दम पे ये बात कह रही है कि 6 से 7 सीटों पर मुकाबला जो है कांटे का है। और चूंकि राघवगढ़ से प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जिनका मध्य प्रदेश की जनता से सीधा जुड़ाव है, सबसे ज़्यादा लोगों तक उनकी पहुँच है। और उन्होंने जनता से अपील की थी अपने राघवगढ़ में, जब इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान वो गए थे तो उन्होंने अपील की थी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मैंने इस जनता की सेवा की है, राघवगढ़ की और देश की जनता की सेवा की है, तो मुझे इस बार जरूर चुने। तो एक भावनात्मक अपील उन्होंने करी थी। और छिंदवाड़ा जो कि गढ़ी है कांग्रेस का, नकुलनाथ का, कमलनाथ का, छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं आप अंचल। छिंदवाड़ा में भी तो लग रहा है कि किला ढह जाएगा क्या? क्योंकि देखिए चुनाव के तुरंत बाद जो है नकुलनाथ पहुंच गए थे दिल्ली इलेक्शन कमीशन के बाद, शिकायत की थी कलेक्टर की, 4 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए। और अब जिस तरीके से बौखलाहट नजर में आ रही है, एग्जिट पोल के नतीजे तो तुरंत आए ही है और इसी पर अब तंज कसा जा रहा है। क्या लग रहा है, छिंदवाड़ा भी हिल रहा है क्या इस बार? देखिए भारत, एग्जिट पोल में थोड़ी सी मार्जिन दी है, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उन सब में थोड़ी सी मार्जिन दी है। लेकिन अगर उसका औसत या उसका सार निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये चिंता की बात है जिस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं। लेकिन 4 तारीख का इंतजार हमें लगता है कर लेना चाहिए, ज़्यादा दिन नहीं है, 2 दिन बाद ही परिणाम आने हैं और पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कांग्रेस के कितनी सीटें ला रही है, भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 जीत रही है कि नहीं जीत रही है, एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई थी, ये 4 तारीख को तय हो जाएगा मुझे लगता है भारत। इसलिए थोड़ा सा हमें इस पर इत्मीनान रखना चाहिए। ठीक, बिल्कुल अंचर, हम सब नतीजों का इंतजार कर लेते हैं। बाकी 4 जून को विस्तार न्यूज तो है ही तमाम मतगणना पर विश्लेषण देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर आ रहे हैं आपके पास।
आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा का मॉनसून सत्र है वो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 19 जुलाई तक मध्य प्रदेश का मॉनसून सत्र चलने वाला है। इस 19 दिवसीय सत्र में कुल 14 बैठकें होनी है और इस सत्र में डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट भी पेश करेगी। हालांकि आशंका यह है कि यह सत्र जो है वो हंगामे के साथ चढ़ सकता है क्योंकि पिछले कुछ समय में कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश के सवालों के घेरे में रही है, विपक्ष लगातार हमलावर रही है। तो क्या कुछ होना है इस विधानसभा सत्र में, क्यों हमलावर है विपक्ष, इस तमाम खबर पर भी मेरे साथ मेरे सहयोगी अंचल ही जुड़े हुए। अंचल का सीधा रुख कर ले रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में हमने तमाम चीजों को समेटा है। विधानसभा का सत्र कैसा होगा और क्यों हंगामेदार होने के आसार हैं। आगामी विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार समझ में आ रहे हैं। खुरई, सागर और सीधी समेत प्रदेश में घटित आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। कुछ मामलों में तो कांग्रेस ने जांच दल तक बना रखा है, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आएगी। देखिए, ये सब बहुत सुनियोजित ढंग से लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके ऊपर सरकार का बिल्कुल नियंत्रण नहीं बचा। सब जगह बेनकेल है, तभी तो महिलाएं को आसानी से निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए कांग्रेस ने अपना एक दल भी गठित करा है और विधानसभा सत्र में इस पर बहुत ताकत से इस बात पर पहले बात होगी और मजबूर करेंगे अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए कि वो उस पर विशेष चर्चा कराएं कि ये प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। वहीं कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करती है और दिखावे के लिए खुद के कपड़े फाड़ती है, जिसके बाद खुद ही एक्सपोज भी हो जाती है। कांग्रेस हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करती है और फालतू का हू हल्ला करके और कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारी खुद ही सक्रिय रूप से जो भी आपराधिक प्रकरण आते हैं या ऐसी कोई गतिविधियां पता चलती हैं जिसमें कोई भी लिप्त होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, उस पर तुरंत एक्शन लेना। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं वो तत्काल रूप से उस पर एक्शन लेते हैं और काम करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, जिसमें मोहन सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश सरकार ने बीते सत्र में बजट पेश नहीं किया था। इधर प्रदेश में हुई घटनाओं को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रही कांग्रेस ने विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। विस्तार न्यूज के लिए अंचल शुक्ला की रिपोर्ट। सीधे चल रहे हैं अंचल शुक्ला हमारे सहयोगी, उनके पास क्या कुछ जानकारी उनके पास वो बताएंगे। अंचल आप हमें बताइए, विधानसभा का सत्र हो रहा है, मॉनसून सत्र है, हंगामे के बहुत आसार नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? भारत, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार जो प्रदेश में अपराध हो रहे हैं, जो महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, उसके लिए बाकायदा इन्होंने जांच दल बनाई है। 3 समितियां बनाई गई हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और इसकी पूरी उम्मीद है कि जब मानसून सत्र शुरू होगा तब तक ये जो जांच कमेटी है ये पूरी जांच करके और इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर लेगी और उसी के आधार पर अभी देखिए विपक्ष लगातार हमलावर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साध रहा है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी और सरकार की गतिविधियों और प्रशासन पर भी लगातार हमलावर है कांग्रेस। और ऐसे में जब मानसून सत्र शुरू होगा तो इस बात के पूरे कयास हैं कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष यहां पर जरूर करेगा। और जैसा कि जब हमने कांग्रेस विधायकों से बात की थी तो उन्होंने कहा भी था कि हम इस चीज का प्रयास करेंगे कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष से हमारा यह आग्रह रहेगा कि इन सब विषयों पर अलग से चर्चा भी कराई जाए। बिल्कुल हंगामे के तो आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन 1.5 दर्जन से ज्यादा विधेयक जो है पारित होना है, तो ऐसे में उम्मीद होगी कि कम हंगामा हो। बहुत शुक्रिया अंचल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं खबरों में, मध्य प्रदेश की बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के जागरूकता के उद्देश्य से नमामि गंगे अभियान शुरू हो रहा है और 5 जून पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी तक यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि के स्वच्छता और गहरीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। खास बात यह भी है कि इस पूरे अभियान में जन भागीदारी से काम होना है। शासकीय और शासकीय स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे, तमाम लोग जो इसमें अपनी सहभागीदारी देंगे। और इस अभियान से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक अपील भी की है लोगों से, क्या कुछ कहना है उनका वो सुन लीजिए। जय मां हर गंगे। हमारे यहाँ गंगा दशमी का पर्व इस वर्ष 16 जून को है और मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके 16 जून गंगा दशमी, गंगा दशहरा तक
विविध प्रकार के जल संरक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हमारे सभी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी इनकी साफ सफाई कराना, जन भागीदारी का हिस्सा बनाना और हम सब मिलाकर के जल चेतना का बड़ा काम करें, इस भाव के आधार पर ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। आइए हम सभी भारतीय त्योहारों पर्वों के आधार पर इनके पीछे रहस्यों को भी जाने और जल से संबंधित चेतना का काम मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। हर हर गंगे। नमामि गंगे अभियान चलना है मध्य प्रदेश में, तमाम जल स्रोतों की सफाई की जाएगी, गहरीकरण किया जाएगा। क्या कुछ और प्लान है, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी श्याम सिंह तोमर भोपाल के ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, जरा बताइए हमें कि मुख्यमंत्री की जो पहल है नमामि गंगे योजना, जल स्रोतों पर उनका ध्यान है, अचानक से ये क्यों, पर्यावरण पर इतना खास ध्यान क्यों, गर्मी के वजह से या फिर ये प्लान का हिस्सा है मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्य प्रणाली का? देखिए, मौजूदा सरकार जो है भारत, वो लगातार फोकस करती है उन विषयों पर जो कि भारत यानी हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, इसके दिल से जुड़े हुए हैं। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण ये जो हमारे जल स्रोत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, और उनको पूजा करने के बाद गंदा छोड़ दें, ये लाजमी नहीं होगा। ज़रूरी ये है कि जनता को जिस तरह से हमने ODF को लेकर जागरूकता फैलाई, स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाई, अब समय आ गया है जब हमको अपने जल स्रोतों की भी कदर करनी पड़ेगी, उनकी सफाई करनी पड़ेगी। उसमें जन सहयोग जरूरी है। सब कुछ सरकार तो नहीं कर सकती। हाँ, सरकार मोटिवेट जरूर कर सकती है, सरकार उनको जोड़ सकती है, सरकार ऐसे अवसर दे सकती है, सरकार उत्सव कर सकती है, सरकार मंच दे सकती है। सरकार वही कर रही है ताकि ये जागरूकता आए और जल स्रोतों का संरक्षण हो, उनकी सफाई हो, गहरीकरण हो। दूसरी बात, सही कहा, सब कुछ सरकार तो नहीं कर सकती है, जन भागीदारी से ये काम होना, और इसलिए इस पहल में जन भागीदारी को विशेष तवज्जो भी दी गई है, ध्यान भी दिया गया है। बहुत शुक्रिया श्याम जी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन गर्मी ने सबका माहौल और सबकी हालत जो है वो टाइट करके रखी हुई है। लेकिन राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बीते दिनों बारिश हुई है, तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन निवाड़ी, सिंगरौली के साथ साथ और भी जो इलाके हैं, जबलपुर हो जाए, रीवा हो जाए, यहाँ पर जो तापमान है अभी भी वो बहुत ज़्यादा है। हीट वेव की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। मौसम विभाग ने सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, तो खत्म नहीं हुआ है गर्मी का प्रकोप। इसी को ध्यान में रखते हुए अब राजधानी भोपाल में भी जो जिला अस्पताल थे, सरकारी अस्पताल थे, वहाँ के डॉक्टरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। अगले आदेश तक डॉक्टरों को बोला गया है कि आप OPD में ही उपलब्ध रहें, जब तक कि अगला आदेश ना आया। अब छुट्टी पर ना जाए। OPD के समय को भी बदल दिया गया है। अब सुबह 8:45 से ही OPD की जो सेवाएं हैं वो शुरू की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो भीषण गर्मी से तप रहा है। लगातार डिहाइड्रेशन से जुड़े हुए जो मरीज हैं वो लगातार भर्ती हो रहे थे, तो इसको देखते हुए प्रशासन ने मुस्तैदी बरती और डॉक्टरों को छुट्टी पर जाने से रोक दिया है। इस पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि भीषण गर्मी किस तरीके से लोगों को सता रही है, उस पर यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में कल बारिश हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां हीट वेव बनी हुई है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या मौसम का पूर्वानुमान अब लग रहा है, क्योंकि कल बारिश होने के बाद कितना टेम्परेचर डाउन है? अभी पिछला देखेंगे लगभग अपना ये सीधी, सिंगरौली, रीवा, नौगांव तक जो हीट वेव की स्थिति बनी है, जहाँ टेम्परेचर 46 से लेकर 47 तक हैंगे। लेकिन बाकी जो प्रदेश की बात करेंगे तो उस जगह पे मौसम में बदलाव आ चुका है। देखेंगे अपने साउथ MP और जो लगा हुआ साउथ ईस्ट MP है, यहाँ पे बादलों की आवाजाही बनी हुई है, मॉइस्चर आ रहा है, इसकी वजह से बारिश की स्थिति बन रही है। और इसी जगह में देखेंगे पिछले 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल, छतरपुर, खंडवा, खरगोन में कहीं कहीं छुटपुट बारिश, भोपाल में बारिश हुई है। अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान की बात करें तो आप देख सकते हैं इस जो साउथ में लगे हुए जो हैंगे वहाँ पे बारिश की और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और वैसे ही जो अपना सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी ऊपर का पोर्शन है, वहाँ पे हीट वेव की स्थिति अभी बनी हुई है, जो एक दो दिन बनी रहेगी। तो अभी क्योंकि हीट वेव के कुछ जिले अभी भी आ रहे हैं, खासकर रीवा, सतना का एरिया, इसके आगे आने वाले समय में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे बारिश होने की अभी संभावना है? हाँ, बारिश की स्थिति जैसे देख सकते हैं, ये ग्रीन मैप में बताया गया लगभग पूरा जो साउथ MP है, और अपना विदिशा, भोपाल, सागर, दमोह, कटनी ये एरिया, और ऊपर देखेंगे भिंड, मुरैना में भी है बारिश के चांसेस हैं। तो बारिश के बाद तापमान जिस तरह कम हुआ है, तो आने वाले समय में भी तापमान में गिरावट देखी जाएगी? एब्सोल्युटली, जब बारिश लगातार ये 3 दिन तक ऐसी बनी रहेगी तो तापमान में गिरावट आ जाएगी और लू की स्थिति भी लगभग खत्म हो जाएगी प्रदेश से। पूरी तरह से प्रदेश में अभी तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये अपने ग्वालियर, रीवा, सीधी, सिंगरौली की साइड तो अभी 3 दिन तक और बनी रहेगी इस टाइप से। बाकी प्रदेश में राहत है। तो
तो यानी कि प्रदेश में धीरे धीरे बारिश जैसे ही शुरू हो रही है तो हीट वेव का खतरा कम होगा और बारिश के साथ तापमान में भी गिरावट आएगी। कैमरा पर्सन के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। बारिश जरूर हुई है लेकिन गर्मी का सितम खत्म नहीं हुआ है, यही बता रहे थे मौसम वैज्ञानिक। खैर अपने सहयोगी के पास चलते हैं, विवेक तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मौसम वैज्ञानिक से मुलाकात करके आए हैं आप, जरा बताइए दर्शकों को कि कब तक भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। छुटपुट बारिश तो हुई थी लेकिन कब पूरी मूसलाधार बारिश होगी? बिल्कुल भारत, अभी आप सुन रहे थे मौसम वैज्ञानिक ये बता रहे थे कि वर्षा हुई है जिसके कारण तापमान में थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन अभी गर्मी का असर पूरी तरह कम नहीं हुआ है क्योंकि 10 ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश में जहां पर अभी भी हीट वेव का खतरा बना हुआ है, जिसमें मुख्य तौर पर निमाड़ी सबसे ज़्यादा तापमान वाला ज़िला है। इसके अलावा रीवा, सतना और सिंगरौली क्षेत्र में अभी भी गर्मी बनी हुई है, हीट वेव का खतरा बना हुआ है। यानी कि अब जिस तरह बारिश शुरू हुई है, बारिश होने के साथ तापमान में कुछ गिरावट देखी जा रही है और जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी तो तापमान में गिरावट जरूर होगी। हालांकि जिस तरह गर्मी बढ़ी और उमस बढ़ी, गर्मी बढ़ी है क्योंकि पानी गिरने के बाद उमस बढ़ी है, तो उसके कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। आपने जैसा बताया कि डॉक्टरों की छुट्टी को लेकर भी प्रशासन द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि अब बीमारियों के बढ़ने की भी आशंका है। इस कारण से भोपाल में तमाम डॉक्टरों को बोल दिया गया है कि अभी छुट्टी पर मत जाइए। छोटी फोटी जो है बारिश हुई है, फुहारे गिरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मरीज अब आने बंद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया विवेक की तमाम जानकारी के लिए। 40 साल से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। बस्तर में काम करवाने के लिए पुलिस को खून बहाना पड़ रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार अब नक्सलवाद पर नकेल कसने की तैयारी में आगे बढ़ रही है। बहुत तंदुरुस्त नजर आ रही है, बहुत पुरजोर तरीके से नक्सलवाद पर नकेल कसी जा रही है। तो बस्तर में दूसरी तरफ पुनर्वास के लिए भी नक्सलियों से, माओवादियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को बने 5 महीनों का वक्त ही हुआ है और सरकार ने नक्सलवाद की काली छाया को बस्तर से हटाने का काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो 2 से 3 साल में ही बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन भी तय कर दी है, जिसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार नक्सलवाद को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पुनर्वास नीति बनाने का काम भी किया जा रहा है। वहीं सरकार के काम और पुनर्वास नीति को कांग्रेस ने ढकोसला बताया है। बस्तर के विकास और तरक्की के लिए, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करना आवश्यक है और इसके लिए बस्तर को नक्सल मुक्त बनाना आवश्यक है और हमारी सरकार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रही है और निश्चित रूप से बस्तर से आने वाले समय में नक्सलवाद मुक्त होगा और बस्तर विकास और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनी, नक्सल गतिविधियां बढ़ी है। इन 4 महीनों को भी, अगर 4 महीने की तुलना में भी अगर आप देखेंगे तो रेशियो के हिसाब से नक्सली गतिविधियां बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी की 4 महीने की सरकार ने सिर्फ हर चीज़ को बंद कर दिया। विकास कार्यों को पर रोक लगा दी, स्वास्थ्य के कामों में रोक लगा दी, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी चीज़ों को रोक लगा दी। इसकी वजह से नक्सली गतिविधियां भी बढ़ रही है, लोग खाली हैं और कुछ नहीं हो रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी ढकोसला कर रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों की मान में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। ऐसे में अगले कुछ सालों में नक्सलवाद के अंत को लेकर उम्मीद जगी है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार है, नक्सलियों पर नकेल कस रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी है कि सियासत लगातार जारी है। रवि मीरी मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, जरा बताइए मुझे, एक तरफ तो पुनर्वास नीति पर जो है माओवादियों और नक्सलियों से सुझाव मांग रही है छत्तीसगढ़ सरकार की, नक्सलवाद पर नकेल कसा जाए, बंदूक नहीं बातचीत से बात की जाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी है लगातार सियासत कर रही है, कह रही है कि तो सिर्फ ढकोसला है बीजेपी का। क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में, सियासी माहौल कैसा है? देखिए, भारत छत्तीसगढ़ में पिछले 40 साल से नक्सलवाद पनप रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद फैला है और विस्तार हुआ है नक्सलवाद का, लेकिन पिछले 5 महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सलियों को कमर तोड़ दी गई है। फोर्स लगातार एक्शन ले रही है और 100 से ज़्यादा बड़े नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। उसके बाद अब दूसरा अभियान है
कि एक तरफ जो बड़े नक्सली है उनको मारा जा रहा है और बाकी जो आदिवासी है जो नक्सली बन गए हैं उनको मुख्य धारा में वापस लाने के लिए पुनर्वास नीति लाया जा रहा है। और इसके लिए लगातार जो गृह मंत्री है डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, वो बस्तर में जा के लगातार पत्रकारों से बात कर रहे हैं, वहाँ के आदिवासी समाज के प्रमुखों से बात कर रहे हैं। और कल भी विजय शर्मा बस्तर में लोगों से बातचीत करेंगे और नक्सलियों को भी ऑफर दिया गया कि आप भी अपना सुझाव दीजिए कि अगर आपको किस तरह की। लेकिन रवि क्या है कि जब हम खबरें सुनते हैं कि मुठभेड़ हुई है, नक्सलियों को ढेर किया गया है, तो कांग्रेस कहती है फर्जी मुठभेड़ है, लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर देती है। और फिर दूसरी तरफ जब हम तस्वीर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों से पुनर्वास नीति पर सुझाव मांगने जा रही है, तो फिर इस पर कांग्रेस का कहना है कि नक्सलियों के साथ खड़ी है बीजेपी। क्या करे फिर ऑप्शन क्या बच जाता है? कांग्रेस के पास कुछ और रणनीति नहीं है क्या नक्सलवाद को लेकर? देखिए, पिछले 4 दशक से छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद इसीलिए है क्योंकि सियासत हो रही है। हर बार जो नई सरकार बनती है वो कोशिश करती है कि नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये सियासत है कि खत्म होने नहीं देती है। यही प्रक्रिया फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है क्योंकि जो विपक्ष में रहता है वो सवाल उठाने लगते हैं। अभी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो मुठभेड़ हुए कांकेर में 29 नक्सलियों को मारा गया, उसमें से कुछ आदिवासी थे बोला जा रहा है। पीडिया में जो मुठभेड़ हुआ वहाँ भी कुछ आदिवासी को मारा गया, ऐसा आरोप लग रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है भारत, तो बताता हूँ मैं कि जो जवान लगातार जंगलों में नक्सलियों के मान में घुस कर ऑपरेशन करते हैं, उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचता है और ऐसे में नुकसान। रवि खबर तो ये भी है, आज की खबर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 4 इनामी नक्सली समेत 8 नक्सलियों ने सुकमा में सरेंडर किया है। तो पुनर्वास नीति की सुगबुगाहट ही है, यही देखिए मुख्य धारा में जो है नक्सलियों को जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। सही कहा आपने, सियासत है तभी तो नक्सलवाद है, लेकिन ये सियासत का सन्नाटा जो है वो शून्य पर कब जाएगा? कब नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ और बस्तर को छोड़कर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं वो बहुत ही संतोषजनक है क्योंकि सिर्फ अभी बीजापुर सुकमा में कुछ नक्सली सरेंडर किए हैं, ये आंकड़े नहीं है। पिछले 5 महीनों में 400 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है और मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। बिल्कुल पुनर्वास बिल्कुल बहुत शुक्रिया रवि। हम तो ये देख ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार और विष्णुदेव साय लगातार कह रहे हैं कि साय करते हुए छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रही है और नक्सलियों पर नकेल भी कसा जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बिलासपुर से, क्योंकि बिलासपुर में रेलवे स्टेशन पर लापरवाही के चलते रेल यात्रियों को बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर आहार केंद्र बंद होने से यात्री बाहर का खाना खाने पर मजबूर हैं, तो वहीं पानी पीने के नाम पर भी यात्रियों को भारी भरकम दाम देना पड़ रहा है, वसूला जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जन आहार केंद्र 1 साल से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खाने पीने के नाम पर यात्रियों से अवैध वसूली भी की जा रही है। यात्रियों का कहना है कि रोड साइड वेंडर प्रति थाली 100 से 150 रुपए लेकर भी खराब खाना परोस रहे हैं। इसके अलावा ठंडे पानी के नाम पर भी रेलवे के कर्मचारी अधिक पैसा लेकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को हो रही है जो लंबे सफर पर निकलते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों के अनुरूप उन्हें ना तो ट्रेन में सुविधा मिल रही है और ना ही खाना। कुछ नहीं, अभी जाके मैं वहाँ से जाके पता किया भाई कुछ खाने का है, बोलता नहीं कुछ खाने का नहीं। ये रोड साइड वेंडर मतलब महंगा है, समझ लो। हम लोग मतलब चलो ठीक है, हम थोड़ा मतलब भाई पैसा दे के ले सकते हैं। 30 रुपये का जूस दे रहा है, फैमिली साथ में है, तबीयत भी खराब हो गया, बीमार भी पड़ गए, हमें मजबूरी में हमको लेना पड़ा। और जिसके पास पैसा नहीं है, मजबूर है बेचारा, वो कहाँ से लेगा? गर्मी के कारण जहां एक और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं रेलवे प्रबंधन की लापरवाही की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिलासपुर से रायपुर और बड़े राज्यों तक पहुंचने वाली कई ट्रेनों में यात्री मुश्किल सफर कर रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण ट्रेन की बोगी में एसी बंद होने से यात्री गर्मी से बेचैन हो गए हैं और सिकंदराबाद ट्रेन में जमकर हंगामा भी मचाया। उन्होंने इसकी शिकायत रेलवे बोर्ड तक से की, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में रेलवे प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिलासपुर से आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। आशीष दुबे मेरे सहयोगी इस पूरे खबर पर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष,
आशीष, क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ रेलवे की ऐसी व्यवस्था क्यों? कभी हम सुनते हैं कि ट्रेन के ऊपर खंभा गिर जा रहा है, यात्री चोटिल हो जा रहा है, और अब पता चल रहा है कि जो है रेलवे स्टेशन पर खाद पान की व्यवस्था सही नहीं है, लोगों को भारी भरकम पैसा देना पड़ जा रहा है। क्यों व्यवस्था इतनी लचर क्यों? जी बिल्कुल, ये व्यवस्था जानबूझ करके एक तरह से बनाई गई है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। देखिए, बिलासपुर जोन है और 3 मंडल इसके अधीन आते हैं, जिनमें बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल है, और यही सारे बड़े अधिकारी रेलवे के बैठे हुए हैं, और सबसे बुरी व्यवस्था यहीं से ही हो रही है। आप देखेंगे कि खाने पीने को लेकर जिस तरह से यात्रियों को समस्या हो रही है, रेलवे बोर्ड ने जो है इसी समस्या के लिए जन आहार केंद्र खोला है, ताकि लोगों को, यात्रियों को, मुसाफिरों को रियायती दर पर पैसे से खाना मिल जाए। लेकिन वो पिछले 3 साल से बंद पड़ा है रेलवे स्टेशन पर, और जब भी हम उस पर सवाल करते हैं रेल अधिकारियों से, तो वो ये बोल देते हैं कि पता नहीं हमको क्यों ये जन आहार केंद्र बंद है, कब खुलेगा ये भी पता नहीं है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो एक चीज हमको समझ में आई, मतलब कुल मिलाकर यही लग रहा है आशीष कि सुनियोजित तरीके से व्यवस्थाओं को लचर रखा गया है, ताकि जो है जो धन्ना सेठ है या जो भ्रष्टाचारी है उनका पॉकेट भरता रहे। पर बहुत जरूरी है कि यात्राओं को और यात्रियों को दिक्कत ना हो। खैर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आशीष। आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की ही बात है। छत्तीसगढ़ में बिजली के लिए अब लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। बिजली नियामक आयोग ने नया टैरिफ आदेश जारी कर दिया है, तो वहीं बिजली के दामों में इजाफा होने के बाद प्रदेश की सियासत भी अब गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सब कुछ इस रिपोर्ट में है, बहुत ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग गया है। बिजली नियामक आयोग ने नया टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। नए टैरिफ के मुताबिक घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कृषि पंपों में 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। बिजली में की गई इस बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बिजली बिल के बढ़ने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। रायपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी का चाल और चरित्र तो यही है, चुनाव से पहले उनकी दूसरी भाषा और चुनाव के बाद दूसरी। अब जब जनता को भारी बिजली बिल पटाना पड़ेगा, और बिजली बिल कटौती का भी काम चालू हो गया। सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में हम रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से हर घर को फायदा पहुंचाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को लूटने का काम कर रही है। महंगाई और ऊपर से बिजली बिल की दरों को बढ़ाना, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की कुसोच दिखलाता है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार के कारण फिलहाल छत्तीसगढ़ की पावर कंपनी 4,400 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। मौजूदा घाटे की भरपाई के साथ दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए बिजली के दामों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। ये जनता के हित में है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार की पावर कंपनी 4,400 करोड़ के घाटे में चल रही है। पूर्व की सरकार ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है उसका भुगतान हमको भुगतना पड़ रहा है, और बिजली की लगातार आपूर्ति बढ़ी है, लगातार बिजली की मांग बढ़ रही, खपत बढ़ी है। इसको देखते हुए कोयला ट्रांसपोर्टिंग से लेकर तमाम प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो जनरेशन है, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक मामूली वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच बिजली के दाम बढ़ने से इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी का कांग्रेस विरोध कर रही है, तो वहीं भाजपा इसे मामूली वृद्धि बताकर जनता के हित में बता रही है। अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति को तो बिजली का झटका लग गया है, लेकिन इसका आपके पॉकेट पर कितना झटका लगेगा ये समझना है तो मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी को सुनिएगा। अनमोल जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अनमोल, छत्तीसगढ़ में लोगों को बिजली का मोल ज्यादा चुकाना पड़ेगा क्या? क्योंकि बिजली कंपनी ने तो कह दिया है कि हम घाटे में हैं, और नियामक आयोग ने जो है अब बढ़ोतरी भी कर दी है दरों में। बिल्कुल भारत, देखिए जिस तरीके से गर्मी भीषण पड़ रही है छत्तीसगढ़ में, ठीक उसी तरीके से अब महंगाई भी देखिए लोगों को सताने वाली है। क्योंकि बिजली देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, खास करके गर्मी के सीज़न में, और इस वक्त बिजली की हर जगह ज़रूरत है। और वहीं पर अब आदेश जारी हो गया है कि 20 पैसे प्रति यूनिट जो है, चाहे हम घरेलू उपभोक्ताओं की बात करें चाहे गैर घरेलू, दोनों उपभोक्ताओं के लिए 20 प्रति यूनिट जो पैसे हैं बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं।
अब इस पर देखिए सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ये बोल रही है कि हमारे समय में तो हम बिजली बिल हाफ योजना चलाते थे, 200 यूनिट तक हम बिजली माफ कर देते थे बिल जो था, लेकिन अब बीजेपी जैसी सरकार में आ गई है, अब रेट बढ़ाने का काम कर रही है और जनता इससे त्रस्त हो रही है, जनता को लूटने का काम कर रही है। तो देखिए एक तरफ जहां बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है अनमोल, लेकिन अनमोल बात तो ये भी है कि कांग्रेस कह रही है कि हमने हाफ कर दिया था, तभी तो अभी जाकर स्थिति ऐसी हो गई है कि घाटे में है बिजली कंपनी, और बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार हुआ तभी जाकर ऐसी स्थिति आई है। हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आएंगे आपके पास और जानकारी के लिए। रायपुर में दरअसल क्या है कि भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को थोड़ी राहत जो है अब मिलने वाली है, क्योंकि यातायात विभाग ने शहर के सभी ट्रैफिक सिग्नलों को वैक मोड पर डालने का फैसला कर लिया है, जिससे लोगों को अब ट्रैफिक सिग्नल पर थोड़ी देर कम ही रुकना पड़ेगा। पूरी कहानी क्या है, क्या कुछ किया गया है ट्रैफिक के द्वारा, इस रिपोर्ट में जान लीजिए। लोगों को भीषण गर्मी में ट्रैफिक सिग्नल पर ज़्यादा देर तक खड़ा न रहना पड़े, इसलिए रायपुर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक नई पहल की गई है। सारे ट्रैफिक सिग्नल में VAC मोड अप्लाई कर दिया गया है, यानी कि वेहिकुलर एक्यूमुलेटेड कंट्रोल मोड। से होता क्या है कि जब ट्रैफिक एक तरफ से रहती है, जैसे कि अभी देखिए ये ट्रैफिक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रैफिक यहाँ पर है, जैसे ये ट्रैफिक खत्म हो जाएगी तो वहाँ पर तुरंत जो है रेड सहयोगी अनमोल इसी खबर पर मेरे साथ बने हुए VAC मोड क्या है सब कुछ बताएंगे आपको। अनमोल VAC मोड क्या है, जरा बताइए क्या है? ट्रैफिक सिग्नल पर कम रुकना पड़ेगा लोगों को क्या? बिल्कुल, देखिए एक बहुत ही नई पहल की गई है रायपुर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। VAC मोड जो है वेहिकुलर एक्यूमुलेटेड जो कंट्रोल मोड है, इसमें क्या होता है भारत की जहां ट्रैफिक जैसी खत्म हो जाती है, अगर किसी लेन पर ट्रैफिक लगी हुई है और जैसी ट्रैफिक खत्म हो जाती है तो सिग्नल रेड हो कर दिया जाता है, ताकि जो बाकी जो समय बच जाता है वो दूसरे सिग्नल जिस तरफ लोग खड़े होते हैं उनके प्रयोग में आ जाए। इससे क्या होता है कि जो राउंड होता है ट्रैफिक का वो जल्द से जल्द हो जाता है और लोगों को जो है कम खड़ा होना पड़ता है सिग्नल में। अब देखिए छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है, क्योंकि 45 से 46 डिग्री पारा पहुंच गया, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ट्रैफिक सिग्नल को फ्री किया जाए। इसी दिशा में जो है ये कदम उठाया गया और दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ये जो VAC मोड है ये हर ट्रैफिक सिग्नल पर रायपुर शहर के अप्लाई कर दिया गया है। सूरज। बिल्कुल अनमोल, अभी आएंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल लॉरेंस गैंग के 4 शूटरों को, लॉरेंस और अमन गैंग के 4 शूटरों को इस बार जो है रिमांड बढ़ा दी गई है। उनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड अब लॉरेंस और अमन गैंग के 4 शूटरों को दी गई है। 8 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में उनको पेश किया गया था और अब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड दी है। लॉरेंस और अमन गैंग के ये 4 शूटर्स हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े कोयला कारोबारियों की हत्या करने के मामले में, हत्या करने की सुपारी मिलने के बाद ये लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे और इनको रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों के खिलाफ झारखंड और राजस्थान में भी कई मामले दर्ज पड़े हुए हैं। रायपुर ये लोग गए हुए थे, छत्तीसगढ़ गए हुए थे, गैंगस्टर अपना पैर पसारना चाह रहे थे, लेकिन अब उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब उनकी रिमांड भी बढ़ गई है। अनमोल मेरे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अनमोल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन गैंग के जो 4 शूटर्स हैं उनको बीते दिनों गिरफ्तार किया गया था। 8 दिन की रिमांड मिली थी और अब 14 दिन की रिमांड जो है बढ़ा दी गई है। नकेल तो कसा गया है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात देने के लिए लोग रायपुर पहुंच गए। क्या लग रहा है आपको, प्रशासन अब मुस्तैदी के साथ इस पर जांच कर रही है?
बिल्कुल भारत, हम जानिए, हम और आप जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू कितना बड़ा नाम है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही खूंखार गैंगस्टर हैं और इन्हीं के जो सहयोगी हैं वो रायपुर में आए हुए थे और पैर पसार रहे थे और कोशिश थी कि जो छत्तीसगढ़ के कोयला व्यापारी है उनको इन्होंने टारगेट किया हुआ था। इन्हें बाकायदा सुपारी भी दी गई थी मारने के लिए। ये देखिए 3 आरोपियों को जो छत्तीसगढ़ से ही पकड़ा गया था और एक आरोपी राजस्थान, जो मास्टरमाइंड था, उसे राजस्थान से पकड़ा गया था। एक झारखंड से भी पकड़ा गया था जिसका नाम रोहित स्वर्णकार है, जो इन लोग का सरगना बताया जा रहा था। ये जो भी चारों आरोपी थे ये रायगढ़ और रायपुर के कोल व्यापारियों को टारगेट किए हुए थे, इनके निशाने पर थे। कुछ बाइक से आए हुए थे, कुछ बस से आए हुए थे ताकि इनकी पहचान ना हो सके। पुलिस को सूचना मिली थी, खुफिया से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश किया गया था। अब देखिए इनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड भी बढ़ा दी गई है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। बहुत कुछ जांच में निकल बड़ी बात है, भारत ये बड़ी बात इसलिए भी है, और बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और अमन गैंग, ये दोनों जो गैंगस्टर ग्रुप है ये बहुत खतरनाक, बहुत खूंखार माने जाते हैं। कई हत्याएं और अपराध का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। रायपुर पहुंच गए थे और 4 बड़े कारोबारियों को जो है मारने की इनको सुपारी मिली हुई थी। रायपुर पुलिस इन तक पहुंच तो गई, लेकिन क्या लग रहा है आपको प्रशासन की तरफ से थोड़ी बहुत चूक हुई कहीं ना कहीं? क्योंकि गैंग वॉर जो है वो कहीं ना कहीं फिर छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो सकता था। देखिए चूक हो सकती थी भारत, चूक हो सकती थी, लेकिन इससे पहले समय रहते रायपुर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है और धर दबोचने के बाद देखिए अब इन पर कार्रवाई शुरू हो गई है और आने वाले समय में जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनके पास से पाए गए हैं उनकी जांच की जा रही है। और देखिए खास बात ये था भारत की, ये लोग जो है इंटरनेट मैसेजिंग के द्वारा एक दूसरे को मैसेज किया करते थे, प्लान बनाया करते थे, रणनीति बनाया, कोड वर्ड में बात करते थे, जैसे राम राम यूज करते थे इन लोग शब्द। राम राम का मतलब कि हम खतरे में हैं, इस तरीके की चीजें जो हैं इन लोग इस्तेमाल करते थे। तो अब जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े खुलासे होंगे भारत। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनमोल, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।